6 वाले में देखेंगे 1 2 3, 3 रो मर्ज है, कॉलम एक ही है, तो रो स्पैन 3, यहां पे रो स्पैन 3 लिखा। 7 वाले में देखो 1 2 और 3, 3 कॉलम मर्ज है, यहां लिखने होंगे कॉल स्पैन 3। नेक्स्ट रो पे चले तैयार। नेक्स्ट रो में क्या है 8 9 10, 3 टीडी है, 3 टीडी डाले और तीनों के नंबर भी दे दो, ये होंगे 8, ये होगा 9 और ये होगा 10। 8 वाले में देखो सिंगल है, 9 वाले में 2 कॉलम और 2 रो, तो 9 वाले के अंदर रो स्पैन 2 और कॉल स्पैन 2। 10 को देखिएगा, 10 के अंदर 2 कॉलम मर्ज हो रहा है, रो एक ही है, तो यहां लिखना होगा कॉल स्पैन 2। नेक्स्ट रो बनाइए। नेक्स्ट रो में कितने हैं 11 12 13, 3 है, ये होगा 11, ये होगा 12, ये होगा 13, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। अब ये देखो हमारे कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6, तो मैं इस टेबल की एक विड्थ दे देता हूं 600 पिक्सल। चेक कीजिए जी, फाइल को रन करो, इसको चेक करो, सेम रिजल्ट आ रहा होगा, कोई चेंजिंग नहीं, सेम फॉर्मेट आ रहा है। इस टाइप से आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन करने होते हैं। लिख लें जी, क्या लिखना है।
चलो जी आगे। कुछ भी ले लो जी, टीएस से बोल्ट आ जाएगा, हेडिंग बन जाएगी, इतना आएगा बस चेंज, और क्या होगा। जो ऑनलाइन है समझ में आ रहा है? टेबल समझ में आई सभी के? यस सर। तो तुम तो ऑफलाइन क्लास लेते थे, ऑनलाइन कैसे ले रहे हो? सर किसी काम की वजह से घर पर आ गया था। किसी काम की वजह से? चलो, तो वो काम हो गया फिर? यस सर, 10-15 दिन लगेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। चलो बढ़िया है भाई। सर एक बार वो आउटपुट दिखाना। ये देखो, मुझे एक टेबल और बनानी है और इस टेबल को करते हैं कमेंट। और थोड़ा ध्यान देना जी, ये टेबल थोड़ी लेंथी बनेगी। मैंने टेबल में कलर देना बताया होगा आपको। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, एक इसका बॉर्डर 2 पिक्सल का, एक रो, और इस रो के अंदर एक टीडी, और इसका नाम दिया हेडर। मैं नीचे 4 कॉलम बनाऊंगा, चारों कॉलमों को इस वाले टीडी में मर्ज कर दिए, कॉल स्पेन 4। ठीक है जी। एक नेक्स्ट रो बनाया, टीआर, 4 टीडी, इसका नाम कर दिया होम, 1 2 3 4, इनके नाम चेंज कर लेना। एक रो और एक टीडी, चारों कॉलम मर्ज, कॉल स्पेन 4, इसका नाम किया सेंटर। एक रो और टीडी, कॉल स्पेन 4, और इसका नाम किया फुटर। ये टेबल कैसे आएगी? ऐसे ही आएगी, कोई दिक्कत? अब मैं टेबल के 2 एट्रीब्यूट्स और ऐड करने जा रहा हूं, जिनका नाम है हाइट। टेबल की हाइट ले ली मैंने 1000 पिक्सल, और टेबल की विड्थ ले दी मैंने 100%। परसेंट जो होता है पेरेंट पे डिपेंड होता है, तो टेबल का पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी की विड्थ लेगा। और हाइट इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो हाइट तो जितनी है उतनी रहेगी। चेक करते हैं जी। टेबल की हाइट 1000 पिक्सल, विड्थ 100%। यहां पे आपने क्या देखा, जो हाइट है 1000 पिक्सल, इस हाइट को इसने इक्वल रो की हाइट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ईच रो की हाइट इक्वल आ रही है, इसकी सबकी रो की हाइट सेम होगी, लेकिन मुझे सभी रो की हाइट को अलग अलग मेंशन करना है। तो यहां पे लिखेंगे आप फर्स्ट वाली रो की हाइट इज इक्वल टू 150 पिक्सल। आपको 1000 पिक्सल हाइट को डिवाइड करना है। सेकंड रो की हाइट इज इक्वल टू 50 पिक्सल। थर्ड रो की हाइट इज इक्वल टू 700 पिक्सल। और फोर्थ रो की हाइट कितनी बच गई? 100 पिक्सल बच गई, टोटल 1000 हो गई। चेक करो जी, ये हमारी 150, ये 50, ये 700 और ये 100। कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे इस टेबल में ये लाइनिंग नहीं चाहिए, तो कौन सा एट्रीब्यूट्स बताया था? टेबल के अंदर लाइनों को मैनेज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट्स था? सर रूल। रूल, बिल्कुल।
रूल्स की 5 वैल्यू बताई थी, मुझे टेबल के अंदर लाइनें नहीं चाहिए, नन। टेबल के इनसाइड लाइनें रिमूव हो गई। ईच रो का कलर देना है, ईच रो का कलर दीजिए बीजी कलर इज इक्वल टू ऑरेंज, बीजी कलर इज इक्वल टू व्हीट, बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रे और बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लैक। हमने एक वेब पेज बना दिया। वेबसाइट का पेज ऐसे ही होता है कुछ कुछ। अब यहां पर देखो, जो फुटर के अंदर कंटेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों? बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। तो मुझे इसके कंटेंट को व्हाइट करना पड़ेगा। और व्हाइट करने के लिए आपको क्या चाहिए? फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग ओपन क्लोज, और कलर नाम का एक एट्रीब्यूट्स, और इसमें लिखनी होगी वैल्यू व्हाइट। आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जितने भी हैं इन सभी को लिंक बनाना है। जैसे लिंक बनाते हैं, बनाओ जी। तो लिंक बनाने के लिए आपको पता होगा एंकर टैग ए का यूज करते हैं, ए एचरेफ, और इसका नाम कर दिया होम है जी हमारा ये। अब इन सभी को लिंक बना दो, कंटेंट चेंज कर दो, लिंक बन गए। कोई दिक्कत? इन सभी के पेज भी बनाने अलग अलग। तो कितने पेज की जरूरत पड़ेगी? मैं 2 पेज बनाऊंगा। पहले पेज का नाम home.html, अपना स्ट्रक्चर, तो यहां पर एक H1 टाइप या H2 टाइप की हेडिंग, होम पेज डाटा, और एक पैराग्राफ दे दो 100 वर्ड का। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एक पेज और बना दो, about.html, पेस्ट कर दो, लिख देंगे about पेज डाटा। एक और बना दो न्यूज का, न्यूज डॉट, लिख देंगे दिस इज न्यूज पेज। इन सारे पेजों को href में लिंक करा दें हम। पहले वाले का नाम क्या है? home.html। दूसरे वाले का नाम क्या है? तीसरे वाले का नाम क्या है? सारे पेज का डाटा खुल रहा होगा इसी टैब में। मुझे न्यू टैब में खोलना है, तो न्यू टैब में खोलने के लिए क्या लगाते थे? सब में यही पेस्ट करना होगा। बिल्कुल न्यू टैब में खुलना है। मुझे न्यू टैब में नहीं खोलना। कहां खोलना है? इस सेंटर के अंदर। मैं होम पर क्लिक करूं तो होम का पेज का डाटा सेंटर में आए, अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट का डाटा आए, न्यूज पर क्लिक करूं तो न्यूज का डाटा आए। जहां पर खोलना है आपको इन पेजों के डाटा को, वहां पर आपको यूज करना होगा आई फ्रेम। क्या यूज करना है? इस सेंटर को हटाएंगे और यहां पर आपको आई फ्रेम बनाना है। आई फ्रेम बनाने के लिए आई फ्रेम टैग ओपन और आई फ्रेम टैग क्लोज करना होता है। एक इसका नाम दीजिए, कोई भी नाम दे दो। रिजल्ट इसका नाम दिया। इस आई फ्रेम की एक हाइट, कितनी स्लो की हाइट है, कितनी है? और एक विड्थ मैंने कर दिया भाई 50% विड्थ पर आई फ्रेम बन के आए।
देखो जी 50% बिट पर आ रहा होगा, आई फ्रेम का एक एरिया दिखाई दे रहा है, ये आई फ्रेम का एरिया है। तो अब मुझे मेरा कंटेंट इसी में आएगा 50% पर, लेकिन मुझे चाहिए 100% पर। इसकी विड्थ कितनी करनी पड़ेगी? 100%। ठीक है जी, आई फ्रेम बन गया आपका 100% पर। अब इस आई फ्रेम के नाम को करेंगे कॉपी, तो जहां पर टारगेट है अंडरस्कोर ब्लैंक, उसको रिमूव करते हुए वहां पर आई फ्रेम का नाम पास करा देंगे। अगर लिंक में जो टारगेट यूज किया है, टारगेट में अगर अंडरस्कोर ब्लैंक है, तो इस href के डाटा को वो न्यू टैब में ओपन करता है, और अगर टारगेट में किसी आई फ्रेम का नाम है, तो जहां पर आपने आई फ्रेम बनाया है वहां पर कंटेंट को ओपन करेगा। चेक करते हैं जी। आ रहा है जी? लेकिन मैं जैसे रिफ्रेश करता हूं कुछ भी नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूं रिफ्रेश करने पर होम का पेज डिफॉल्ट आना चाहिए। तो इस आई फ्रेम के अंदर एक एट्रीब्यूट्स और ऐड करना है, सोर्स नाम का। तो इस सोर्स में जिस पेज का नाम दे देंगे वो आपका डिफॉल्ट आएगा। सेव किया और चेक किया, होम आ गया। बाकी यहां से चेंज करो सभी को, सारे आ रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट होम आएगा, जो हमने सोर्स में होम दे रखा है। इमेज सोर्स कहां पर? यहाँ पर, हाँ इमेज भी आ जाएगी, बिल्कुल आपको जो देंगे वो आएगा। यहाँ पे किसी पेज का नाम देना होगा, उस पेज के अंदर भी लगा दो आप। अरे यार ये पेज बना तो रखे भाई, अलग से पेज बना लो एक, यहाँ पे मत दो होम को, क्या दिक्कत है? लो इसको लिंक पर मैंने कमेंट बना दिया, ये होम का पेज आ रहा होगा डिफॉल्ट आपका, उससे क्या फर्क पड़ता है? IMP डायरेक्ट नहीं दे सकते, यहाँ पर पेज ही बनाना पड़ेगा, पेज ही लोड कराएंगे आप। उस पेज के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो डिफॉल्ट आएगा। बात समझ में आई? अंडरलाइन कलर, हाँ वो करेंगे CSS में। कलर चेंज करना नहीं बताया था मैंने? बताया होगा। ब्लू को चेंज नहीं किया था ग्रीन वगैरह में, कर देते हैं। तो आपको जाना होगा बॉडी के अंदर, और यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। जितने भी लिंक होते हैं उनका फॉन्ट का कलर हमारा जो ब्लू आ रहा है वो ब्लू ना के ऑरेंज आए। तो देखो जी ऑरेंज आ रहा होगा इस लास्ट वाले का, केवल ऑरेंज हो गया। मुझे करना है कि जिस जिस लिंक पर मैं विजिट कर चुका हूं, वी लिंक जो पर्पल आ रहा है वो पर्पल ना आकर कैसा आए, ग्रीन आए। ये ग्रीन भी आ रहे होंगे सारे। और जब मैं क्लिक करके रखता था तो कैसा आता था, रेड। ये रेड नहीं आए, तो यहाँ लिखेंगे ए लिंक, ए फॉर एक्टिव लिंक, ये येलो आ जाए। रेड कर दो, रेड को हाई डिफॉल्ट, ब्लैक कर दो। देखो ये चेंज हो गई है, कर दिया। बट अंडरलाइन नहीं हटेगी अभी, नहीं CSS से हटेगी। ये 3 एट्रीब्यूट्स आपको बॉडी में ही लगाने हैं। लिंक का मतलब जितने भी लिंक बनेंगे डिफॉल्ट उसका ऑरेंज आएगा। वी लिंक का मतलब जिस जिस लिंक पर विजिट कर जाएंगे उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। और ए लिंक का मतलब एक्टिव जब क्लिक करके रखेंगे तो उसका कलर ब्लैक। CSS बॉडी के लिए होगा। सर नीचे वाली स्क्रीन दिखाना, नीचे वाला कोड दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अरे नीचे लिख लें जी, क्या लिखना है इसमें?
पिछले असाइनमेंट सारे हो गए? आज मिलेंगे। वो हमने थोड़ा स्पीड से करा दिया था इसलिए नहीं मिले। आज मिलेंगे। सर इसका आउटपुट दिखाना एक बार। आउटपुट देखो भाई। क्या चीज लेफ्ट चल रहा है? 100% पे आ रहा है जी। लेफ्ट में कहाँ चल रहा है? 100% पे आ रहा है। जो हमारे नेविगेशन टाइम तो सेंटर टैग लगा दो, जो इसका कॉलम होगा उसके सेंटर में आ जाएगा। जो ये कॉलम बना होगा जहां से जहां तक का, उसके सेंटर में आ जाएगा। सेंटर टैग लगा दो, ठीक है ना। आपके लिए कुछ असाइनमेंट है इसी पर जो बना रहे। सर ये आपने कांटेक्ट में आपने कुछ भी तो दिया नहीं, केवल हैज रख रखा है आपने, ऐसा क्यों? हमने पेज नहीं बनाया। अच्छा पेज नहीं बनाया। तुम बना लेना। ओके ओके ठीक है सर। 3 पेज बनाए भाई मैंने, तुम चौथा बना लेना। ओके ओके ठीक है सर। आई फ्रेम का मतलब है कोई एक एरिया क्रिएट करना और उस एरिया में किसी कंटेंट या किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराना। ये मेन उद्देश्य है आई फ्रेम का। आगे चल के हम बताएंगे आपको। यूट्यूब की कोई वीडियो है, उस यूट्यूब की वीडियो को पार्टिकुलर एरिया में कैसे लाएंगे आप अपने ब्राउजर पर, तो वहां पर आई फ्रेम ही यूज करना होगा। वहां पे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। जैसे कि सर हम चाहते हैं कि हमारी कोई वीडियो है जो हमने अपलोड की है, लगभग 10 वीडियो हमने अपलोड कर ली, जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारी पहली वीडियो ये सबसे पहले दिखाए जबकि यूज़र हमारी आईडी को विजिट करे तो। भाई साहब आपको यूट्यूब की वीडियो लगानी है, कैसे लगानी है वो बताएंगे आगे, ठीक है। मैंने आई फ्रेम बताया, अब वीडियो की बात ही नहीं हो रही अभी तो आई फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है। ठीक। हो गया जी। कुछ टास्क है तो आपके लिए। ये बना लिया था क्या? ये वाला बना लिया? जी सर। अब ये बनाना है। इसमें ये मत बनाना क्योंकि हमने बताया नहीं अभी, बाकी बनना चाहिए सारा। और इन सभी के पेज भी बनाने हैं आपको, और इस पेज का डाटा यहां पर ओपन होना है, ठीक है। इन सभी के पेज बनाने हैं और इन पेजों का डाटा यहां पर लेफ्ट वाले में ओपन होना है। कोई भी कर लो, मिल जाए तो इसे यूज कर लो। ये बन गया था एक। ये एक मिनट रुको, ये
ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला लो जी। ये देखो कौन ज्वाइन हो रहा है। ये कौन है भाई? ये सनी को आवाज आ रही है मेरी? सनी को आवाज आ रही है? ये कौन है? आप इसी बैच में हो? चलो जी, हो गया ये। अब आगे का टॉपिक है हमारा नेस्टेड टेबल का मतलब टेबल के अंदर टेबल कैसे यूज करेंगे वो देखिएगा यहाँ पर। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाऊंगा नेस्टेड टेबल का। तो मैंने सबसे पहले एक टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज, एक इसका बॉर्डर 2 पिक्सल का। यहां पर एक रो लिया, इस रो के अंदर एक टीडी जिसका कॉल स्पैन टू, 2 कॉलम मर्ज किए मैंने, इसका नाम कर दिया टॉप है ये मेरा। एक रो और 2 टीडी, इसका नाम दिया लेफ्ट, और एक टीडी इसका नाम दिया राइट। ठीक है जी, कैसी बनी होगी टेबल दिखाता हूं कुछ ऐसी। इस टेबल की हाइट और विड्थ भी मेंशन कर दो, थोड़ा देखना दीजिए ध्यान से। हाइट इज इक्वल टू मैंने कर दी 200 पिक्सल की, और विड्थ इज इक्वल टू मैंने कर दी ये 50% पे आए, या 100% कर दो, पूरे पे ले जाते हैं, ऐसे आएगा। और इसमें रूल्स कर दिया मैंने ऑल। रूल्स ऑल से क्या होगा, इससे क्या होगा, है मार्जिन आ जाएगा, पैडिंग आएगा, क्या आएगा, ऑल से क्या होगा, सर सारी लाइन हट जाएंगी। आप लोग पढ़ नहीं रहे जी बिल्कुल। सर जो डबल लाइन आती है वो खत्म हो जाएंगी। वो खत्म नहीं होगी, वो सिंगल लाइन में आ जाएगी भाई। हाँ सर, सिंगल रह जाएगी। ऐसा मत करो भाई, पढ़ो। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस रो की पहले वाले रो की हाइट कर दो 50 पिक्सल, तो सेकंड रो की कितनी हो गई 150। कैसे आएगा। अब मुझे इस वाले के अंदर एक हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल कॉलम बनाने हैं, ऐसा कुछ करना है। तो बन सकते हैं क्या बिना नेस्टेड के? नहीं बन सकते, क्योंकि मुझे इसी के अंदर एक हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल बनाने हैं। तो आपको इस लेफ्ट वाले के अंदर अगेन टेबल का यूज करना होगा। तो आप लेफ्ट वाले में जाएंगे, जहां लेफ्ट लिखा हुआ है उसको नीचे करो, और यहाँ पर अगेन टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज करेंगे। एक इसका बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का, और आपको करना क्या है, एक रो, इस रो के अंदर एक टीडी जिसका नाम कर दिया मैंने अप, 3 बनाएंगे नीचे, तो तीनों कॉलमों को मर्ज कर दो, कॉल स्पैन 3। नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो के बाद 3 टीडी, लेफ्ट 1, लेफ्ट 2 और लेफ्ट 3। अब आपको इस टेबल की हाइट कितनी देनी होगी, जितनी इस रो की हाइट है, कितनी है, इसकी विड्थ रखनी है पूरे 100% पर, जितने का बना हुआ है पूरे 100% पर आइए टेबल। 100% का मतलब क्या होगा, कहां तक आएगा, ये यहां तक आएगा, ये 100% है।
अब इस हाइट को डिवाइड कर दो, पहली रो की हाइट इक्वल टू 50 पिक्सल, दूसरी रो की हाइट कितनी हो गई है 100 पिक्सल, 150 था, और चेक कर लो जी, बन गए। ये होता है नेस्टेड। बिना इसके आप नहीं बना सकते थे टेबल को यूज किए हुए। अब यहाँ पर ये देखो इधर शिफ्ट हो गई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर विड्थ भी मेंशन कर देंगे करना चाहो तो, और जरूरत पड़े तो ईच रो की विड्थ भी अलग अलग रख देंगे जरूरत पड़े तो। वैसे सही है हमारा, बढ़िया। लिख लिया जी, क्या लिखना है? इश्यू कहते हैं नेस्टेड टेबल। इसकी जरूरत पड़ने वाली है जो मैंने असाइनमेंट दिया उसमें। रूल्स 5 थे। रूल्स था पहला ऑल, कॉल्स, ना, रोज, नन और ग्रुप। ग्रुप बाय डिफॉल्ट होता है। कॉलम का मतलब कॉलम वाइज, रो का मतलब रो वाइज, ऑल का मतलब सिंगल लाइन, नन का मतलब कुछ नहीं। ठीक है जी। ये माइक ऑफ कर लो। कल का टॉपिक है हमारा HTML फॉर्म। अब हमारा फॉर्म लॉगिन फॉर्म हो सकता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो सकता है, इंक्वायरी फॉर्म हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो हमें बनाना सीखना है। इन फॉर्म को हम पढ़ेंगे कैसे, टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे नंबर वाइज, साथ के साथ लिखाएंगे। फॉर्म का काम क्या होता है जी? हाँ, इनपुट लेना, उससे क्या होता है? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है फॉर्म जो टैग है उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई बता सकता है? ठीक है। सर किसके? मैं फॉर्म टैग की बात कर रहा हूं, फॉर्म के अंदर फील्डों की बात नहीं कर रहा। जैसे टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज होता है, ऐसे फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज होता है। तो क्या फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं क्या? हाँ, होते तो हैं जी। कौन कौन से होते हैं? तो पहला एट्रीब्यूट्स, इसको मैं ओरल बता रहा हूं, कल देखेंगे और डिटेल में। पहला एट्रीब्यूट्स होता है हमारा एक्शन का। ये लक्ष्मी, ये क्लास कौन ले रहा है आपकी? पहला एट्रीब्यूट्स एक्शन। एक्शन का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है एक्शन का मतलब? एक्शन परफॉर्म कहां हो रहा है आपका? आपने फॉर्म को सबमिट किया, सबमिट करने के बाद एक्शन परफॉर्म कहां हो रहा है? सेम पेज पर या नेक्स्ट पेज पर? कैसे? मैं चलता हूं जीमेल की तरफ। और मैंने यहां पे गलत ईमेल दे दिया, ये क्या हुआ? मैंने यहां पे गलत ईमेल दे दिया, नेक्स्ट किया। अब ये जो मैसेज आ रहा है, कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट,
इसने क्या किया होगा, इस जीमेल को अपने डाटाबेस में चेक किया होगा। अगर डाटाबेस में अवेलेबल होता तो ये नेक्स्ट पासवर्ड का ऑप्शन देता। अब ये डाटाबेस में है ही नहीं तो उसने एक एरर मैसेज दे दिया। ये कहां से आ रहा है, ये हमारा बता रहा है जी, ये एक्शन ही बता रहा है कि ये जो मैसेज रखना है आपको इसी पेज पर रखना है या नेक्स्ट पेज पर रखना है। अगर ये एरर मैसेज इसी पेज पर देना है तो हमें एक्शन को ब्लैंक रखना होता है, सेम पेज, ब्लैंक का मतलब सेम पेज। तो अगर मुझे एक्शन किसी दूसरे पेज पर परफॉर्म कराना है तो उस पेज का नाम देना होता है, जैसे result.php, result.py, result.do भी है। अब एक्शन कहां पर परफॉर्म होगा, जैसे ये एरर मैसेज जो आ रहा है अब इस वाले पेज पर ना आकर वो नेक्स्ट पेज पर आएगा। ठीक है, ये एक्शन का काम होता है फॉर्म टैग के अंदर। एक एट्रीब्यूट्स और होता है जिसका नाम है मेथड। बता सकता है कोई मेथड क्या है? मेथड का काम क्या है? फॉर्म का स्ट्रक्चर है। हवा में तीर मत चलाओ, बताओ तो बताओ। जैसे मैंने बताया अभी, अब ये गलत ईमेल है। अब गलत ईमेल डाटाबेस में तो चेक हो रहा है, लेकिन इस रिक्वेस्ट को डाटाबेस तक कोई ले तो जा रहा होगा, नहीं ले जा रहा होगा। जो ले जाने का काम करता है वो मेथड का ही काम है। फॉर्म के डाटा को सर्वर तक ले जाना, देन सर्वर से रेस्पॉन्स लाना, वो किसका काम होता है? मेथड। मेथड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड। ये दोनों एट्रीब्यूट्स जो मैं बता रहा हूं ये बैकएंड पर्पज से, फ्रंट एंड में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड में ही पूछते हैं आपसे, ये ध्यान रखिएगा, आपको पता रहना चाहिए। मेथड गेट और पोस्ट दो टाइप के मेथड होते हैं, दोनों में क्या अंतर है बताएं जी। आप मेथड गेट लगाओ या पोस्ट लगाओ, दोनों आपके डाटा को सर्वर तक ले जाएंगे, देन वहां से रेस्पॉन्स लाएंगे। पहला अंतर तो यह है, गेट जो होता है अनसिक्योर है और पोस्ट जो होता है हमारा सिक्योर होता है। गेट अनसिक्योर क्यों है? अब यहां पर मैंने सही ईमेल लिखा, ये होगा कहीं कहीं। इन्होंने अगर गेट मेथड यूज किया हुआ होता, जैसे मैं नेक्स्ट करता, अच्छा ये भी नहीं है, कोई नहीं, और कोई लिख दो जी जो हो अवेलेबल। ABC होगा, मैं अपना ही लिखता हूं। पासवर्ड भी डाल देंगे, क्या दिक्कत है भाई। अब अगर इन्होंने मेथड गेट यूज किया होता तो हमने जो फॉर्म के अंदर जो वैल्यू डाली है उस वैल्यू को ये URL में शो कर देता है। उस वैल्यू को, जैसे मैं क्रिएट अकाउंट करता हूं यहां पर, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालूंगा, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये क्या करेगा, साथ के साथ आपके URL में आपकी वैल्यू को डालता रहेगा। कौन सा मेथड? गेट। इसलिए वो सिक्योर नहीं है। आपने फॉर्म में जो भी इनपुट डाला है डाटाबेस में तो जाएगा, चेक होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी वैल्यू को वो URL में शो कराता रहता साथ साथ, इसलिए सिक्योर नहीं है। पोस्ट हमारा सिक्योर है। अगर इन्होंने पोस्ट मेथड यूज किया है तो हमारे इनपुट को वो URL में शो नहीं होने देता। एक अंतर तो ये है जी। दूसरा अंतर है, गेट का काम करने का तरीका फास्ट है कंपेयर टू पोस्ट। पोस्ट हमारा स्लो है, गेट हमारा फास्ट है। अब गेट फास्ट क्यों है, पोस्ट स्लो क्यों है? फॉर्म में काफी बड़ा फॉर्म है आपका, अगर मेथड गेट यूज किया हुआ है तो गेट क्या करता है, आपके होल इनपुट में से 1200 कैरेक्टर के डाटा को रीड करेगा, सर्वर को सेंड करेगा, फिर वापस आएगा,
फिर 1200 करेक्टर रीड करेगा, फिर सर्वर को सेंड करेगा। मतलब आपका जो डाटा जा रहा है वो टुकड़ों की फॉर्म में जा रहा है। जब टुकड़ों की फॉर्म में जा रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। वहां पर पोस्ट क्या करता है, फॉर्म में 2 MB तक के डाटा को सर्वर को एक साथ सेंड कर सकता है, और आज तक 2 MB से बड़ा फॉर्म न बना न बनेगा फ्यूचर में कभी भी। 2 MB का बहुत बड़ा डाटा होता है, इसलिए ये स्लो है, क्योंकि पूरे डाटा को वो एक साथ लेके जा रहा है सर्वर पर। और गेट क्या करता है, थोड़ा कुछ डाटा उठाया सेंड किया, कुछ डाटा उठाया सेंड किया, कुछ डाटा उठाया सेंड किया। जब सिक्योर नहीं है, अब ये फास्ट हो स्लो हो इससे मतलब क्या, जब सिक्योर ही नहीं है। जब सिक्योर नहीं है तो इसको बनाया क्यों फिर, कोई पर्पस तो होगा इसका बनाने का। अगर आप लोगों ने सुना होगा, देख सुना है, इसका नाम होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसका काम क्या है, इसका काम है जैसे फॉर्म में आप देखते होंगे कभी कभी, अगर आपने रेलवे का टिकट बुक किया होगा तो वहां पर एक कैप्चा कोड आता है 3DF4E, नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहता है, फॉर्म में भी होता है वेबसाइटों पर। अगर वो कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा तो साइड में एक रिफ्रेश बटन बना रहता है, आपकी इंफॉर्मेशन है ऊपर भी नीचे भी, बीच में कैप्चा कोड है। आपकी समझ में नहीं आया, आपने रिफ्रेश बटन को रिफ्रेश किया, नया कैप्चा आ गया, लेकिन पेज का डाटा रीलोड नहीं हुआ। अगर किसी पार्टिकुलर एरिया को रीलोड कराना है, वहां पर एजेक्स का यूज करना होता है। यूट्यूब होता है, यूट्यूब जब बफरिंग करता है तो पार्टिकुलर यूट्यूब का एरिया ही रीलोड होता है, पूरा पेज रीलोड नहीं होता, वहां पर एजेक्स का यूज हो रखा है। गूगल मैप है, जिस पार्टिकुलर एरिया को जूम करते हैं केवल वही एरिया जूम होता है, वहां पर एजेक्स का यूज है। तो जब आप एजेक्स लगाते हैं तो वहां पर हमें मेथड की जरूरत होती है। तो वहां पर जो मेथड लगेगा गेट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हमको पार्टिकुलर एरिया को रीलोड करना है भाई साहब। इनपुट को यूआरएल में छोड़ नहीं जाना है, हमें तो रीलोड कराना भाई साहब, कोड उठाओ डालो यहाँ पर कैप्चा नया लाओ। तो वहां पर आप जो मेथड यूज करेंगे गेट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि फास्ट है ये। और देखते हैं कल, ठीक है इतना कीजिए आप। सत्तू, हाँ लौंडे, क्या हाल है?